अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसमें मैं CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग मॉड्यूल यानी टॉपिक नंबर 24 से लेके 38 तक, जो कि वीक आपका थर्ड है इसका CS 101 का। ठीक है, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसी वीडियो में आपको सारा कवर करवा दूँ। अगर नहीं हो सका तो मैं इंशाल्लाह इसके दो पार्ट में इसको कवर करवा दूँ। ठीक है, आइए चले हम देखते हैं कि मॉड्यूल 24 क्या है। फ्रैक्शन इन बाइनरी। फ्रैक्शन आप समझते हैं कि पॉइंट रिप्रेजेंट करना, या 22/7, 3/4। इसको हम अगर डिवीजन ऐसी करें जिसमें पॉइंट में वैल्यू चली जाए 22.3, इसी तरह या 1.3, 4.5, ये एक फ्रैक्शन है। डॉट के साथ पॉइंट के बाद वैल्यू आना, और पॉइंट के बाद और पहले दोनों तरफ वैल्यू आना, इसको कहते हैं फ्रैक्शन नोटेशन। ठीक है, रेडेक्स पॉइंट आप कहते हैं, आप अपने डॉट को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो आपका डॉट होता है 3.4 है ना, तो जो पॉइंट है दैट इज रेडेक्स पॉइंट। ठीक है, डिजिट ऑन लेफ्ट साइड पे होल नंबर होते हैं, ये आप जानते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है। डिजिट्स ऑन राइट साइड फ्रैक्शन पार्ट होता है। ठीक है, इसी तरह सेम एज इट इज़ इसमें भी है। देखिए लेफ्ट साइड पर 101 है, फिर डॉट है, फिर 101 है, उसका इक्विवेलेंट जो वो बनता है डेसिमल, वो ऊपर लिखा हुआ है हमने। ठीक है, वो हमें उसने शो करवाया है इसके फिगर के अंदर, फिगर 30 के अंदर। ठीक है, हाउ टू रीड, हमने डाटा को रीड कैसे करना है वो हम ऐसे करेंगे। बाइनरी इस तरह है, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। 4 पहले 1 होगा, फिर ये 0, फिर 1, फिर डॉट को बीच में हम कुछ रिप्रेजेंट नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। 1/2 है, फिर 0 है, इस तरह चलेगा ये। ठीक है, 4 2 उल्टा चलता है। स्टार्ट से वैल्यू बिट और पोजीशन क्वालिटी अंडरस्टैंड द, ये इस तरह फ्रैक्शन चलती है। यानी ये टोटल जो है, ये आपकी जो 101.101 जो है, ये 5^5/8 बन रही है। ये इसकी डेसिमल फॉर्म इसकी ये बन रही है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि एडिशन कैसे करते हैं इस फ्रैक्शन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन कैसे करना। सिमिलर रूल जो हमने पहले पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था एडिशन करने का, बिल्कुल वही रूल है कि 0 1 होगा तो 1 होगा, 1 1 होगा तो वो एक कैरी हो गया 1, आगे चला गया, ये फिर 1 1 हो गया, फिर आगे 1 जो कैरी हो गया, फिर 1 1 एंड 1। सिंपल एडिशन जो है वो फ्रैक्शन में सेम एज इट इज़ होती है, जैसे आप पहले करते आ रहे थे। नॉर्मल आपने बाइनरी की जो एडिशन की थी उसी तरह फ्रैक्शन में भी आपने करनी हो ना डॉट में, तो वो सेम एज इट इज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। मॉड्यूल 25 टू कम्प्लीमेंट नोटेशन। अब नंबर्स को स्टोर करने के लिए उसका टू कम्प्लीमेंट कंप्यूटर में होता है, क्योंकि आपके पास ये टू कम्प्लीमेंट इसलिए यूज़ होता है कि जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू आए पॉजिटिव वैल्यू के लिए, तो आप लिख सकते हो किसी तरह भी। 32 बिट नॉर्मली यूज़ होता है, तो वो नॉर्मली 32 बिट तक आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर चाहिए तो फिर आपको टू कम्प्लीमेंट उसका यूज़ करना पड़ता है। ये 32 बिट होता है, फिक्स नंबर ऑफ बिट्स टू बी रिप्रेजेंट ईच वैल्यू। अच्छा, उसके बाद फॉर पॉजिटिव के लिए आपके पास 0 गोइंग टूवर्ड्स अंटिल अ सिंगल 0 इज रीच फॉलो बाय ऑल वंस। यानी इसके अंदर जो पॉजिटिव होता है उसके शुरू में 0 होता है। ठीक है, वो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, ये आपके पास पैटर्न 3 के साथ जो पॉजिटिव नंबर लिखे हैं 3210, वो सारे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। जो नेगेटिव है वो सारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। वो आया 3 बीटा आया 4 बीटा, दोनों का सेम होता है, बस वो उस पैटर्न के ऊपर जो फ्लो में हमने पहले सीखा था सेम पैटर्न बाइनरी का, उसके ऊपर चलता हुआ। वो देखें आप 0 1 1 1 7 होता है 4 बिट के अंदर, इस तरह वो आके 0 0 0 तक आएगा, फिर नेगेटिव वैल्यू के अंदर स्टार्ट में 1 लग जाएगा और उसी तरह रिवर्स आएगा वो। ठीक है, कन्वर्जन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन। ये एक और चीज़ मैं बता दूं, ये सिर्फ 4 बिट के लिए है, ये अप टू 32 बिट्स तक हो सकता है। ये जो टू कंप्लीमेंट है ना,
इसके अंदर 32 बिट्स तक आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसे इसका टू कम्प्लीमेंट लिख सको, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। कन्वर्जन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वन ट्रिक टू कन्वर्ट बिटवीन पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंटेड इन टू कम्प्लीमेंट। एक तरीका है, स्टार्ट फ्रॉम द राइट मोस्ट बिट, सबसे राइट बिट को लो, स्टार्ट कॉपिंग अंटिल द वन अराइव्स। आप कॉपी करते रहो जब तक वन ना आ जाए। आफ्टर वन इज़ फाउंड, अगर ये फाउंड हो गया, कम्प्लीमेंट ऑल द नंबर सो दैट 0 to 1 एंड 1 to 0। अगर आप में वन फाउंड हो गया है तो सारों का कम्प्लीमेंट लेना है। कम्प्लीमेंट होता है उल्टे, 0 को 1 कर देना, 1 को 0 कर देना। फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट द बाउंड्री जो है वो 7 है, इन टू कम्प्लीमेंट नोटेशन में हम 0 1 1 1 ले रहे हैं। अगर हमें फाइंड करना हो बाइनरी -7 फाइंड करना हो तो वो हम सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कहाँ पर 1 है, वो सबसे एंड पे 1 है। ठीक है। तो बाकी पहली बिट तो हमें जो आती है कि उसको तो हमने वो एज इट इज़ ही उसको चेंज करना है, यानी 0 से स्टार्ट होता है पॉजिटिव वाला, तो हमें पहले उसको उल्टाना है पहले, सबसे पहले। ठीक है। उसके बाद उससे अगले दोनों को उल्टा लेना है और आखिरी 1 उसी तरह रहेगा, क्योंकि वो हमने मोस्ट राइट बिट को पिक करना है और उसको वैसे ही रखना है। बाकियों को हमने उल्टाया और वो पहला तो डिजिट हम उल्टा ही रहे हैं बेसिकली, सबसे फर्स्ट डिजिट को हमने उल्टाया ही, लेकिन नेगेटिव के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है कि सबसे लेफ्ट वाला बिट जो है वो 1 होगा। Addition to complement, the beauty of two complement is that it work perfectly fine using the same method addition। सेम मेथड हम यूज़ करते हैं। फिगर 35 में हम दिखा देते हैं कि कैसे एडिशन होती है आपके टू कम्प्लीमेंट के अंदर। 3 और 2 को हम ऐड कर रहे हैं, तो अब देखें पहले 1 0 है तो 1 आ गया, फिर 1 1 है तो 1 कैरी होके आगे आ गया, 1 हो गया, और इन द एंड 0 वो सेम आ गया। अब -3 -2 करेंगे तो सिमिलर रूल से हम एडिशन करते हैं तो वो -5 आ जाता है। अगर आप करके देखें 1 1 है, फिर 1 1 है, फिर 1 0 1 कैरी हो गया, तो ये एक एक्स्ट्रा 1 बिट जो है वो यहाँ पर एंटर नहीं हुई, तो वो -5 आ जाएगा 1 0 1 1। ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ ओवरफ्लो, ये भी हमने ऊपर देखा है कि ओवरफ्लो हो गया है, एक बिट आगे आ गया, इसको कैसे दूर कैसे करना है। यूजिंग 4 बिट मैक्सिमम पॉजिटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, जो है वो पॉजिटिव नंबर 7 है, एंड -8 ऑन द साइड, दूसरी साइड पे। ठीक है। 5 + 4 करते हैं तो 9, विच कैन नॉट बी स्टोर इन 4 बिट। हम उसे 4 बिट में स्टोर नहीं कर सकते, हमारे पास हमें अब बिगर चाहिए। रिजल्ट वुड बी -7 एज -7। ठीक है। इसका यानी वो कहना चाह रहा है कि इसके अंदर 4 बिट नोटेशन में यहाँ तो आप मैक्सिमम, ये हमने ऊपर पढ़ा था कि मैक्सिमम 7 तक जा सकते हो या मैक्सिमम -8 तक जा सकते हो। अब एक बिट ओवरहेड हो गई है, अब उसके लिए कहते हैं कैन बी डिड्यूस यूजिंग अ साइन बिट। टुडे कंप्यूटर हैव अ लॉन्गर बिट पैटर्न, 32 बिट तक अब है, लेकिन ये पुराना आपको सिखाने के लिए सिर्फ उसने 4 बिट यूज़ किया है। मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो अब इतना बड़ा लार्ज नंबर 32 बिट के अंदर आप टू कम्प्लीमेंट स्टोर करा सकते हो। ठीक है। तो इफ़ ये पेपर में पूछा जाता है कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितनी है, ये MCQs में भी आता है, और ये 32 बिट पैटर्न लॉन्ग, ये काफ़ी दफ़ा क्विज के अंदर आ चुके हैं चीज़ें। If still overflow occur, we can even more bit of changing units like calculating answer in kilometer than meter। इससे बड़ा यूनिट तो वैसे नहीं आ सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इतना बड़ी वैल्यू जो है उससे बड़ी हो जाए, लेकिन वो हो तो हम 32 से 64 या 48 बिट पे जा सकते हैं, या हम वो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि वो यूनिट छोटा हो जाए, वैल्यू वो उसके अंदर आ जाए। प्रीवियसली 16 बिट पर यूज टू स्टोर टू कंप्लीट नोटेशन, मैक्सिमम नंबर रिप्रेजेंट वाज 32,768। ये भी MCQs ही है। ठीक है। ये आपने याद कर लेनी वैल्यू। On September 1986, hospital system malfunctioned as 32,768 day had been passed after January 1, 1900, यानी उसने थर्स प्रोड्यूस अ नेगेटिव वैल्यू। जब कंप्यूटर की वैल्यू उससे बढ़ गई, अब वो 32,768 डे जो है उसको चलते हुए हो गए, तो वो सिस्टम नेगेटिव वैल्यू प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। उसको नहीं पता, उसके पास वो मैक्सिमम रेंज है,
लिमिट है उसको दी, इस वजह से वो इंट्रोड्यूस कराई गई है। प्रॉब्लम ओवरफ्लो को इस तरह हमने किया है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 26 एक्सेस नोटेशन, इंटीजर रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस नोटेशन, फिक्स नंबर ऑफ बिट टू रिप्रेजेंट ईच वैल्यू, हर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए फिक्स बिट है। राइट डाउन ऑल द बिट पैटर्न ऑफ सेम लेंथ, जितने भी बिट पैटर्न उसका बनाएंगे ना वो सारे हम लिख लेंगे जैसे हम ऊपर लिखे आ रहे हैं। फर्स्ट बिट पैटर्न हैविंग 1 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यूज टू रिप्रेजेंट 0, सबसे पहली बिट जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए होगी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है। फॉलोइंग वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट द पॉजिटिव नंबर्स एंड प्रोसीडिंग वैल्यू टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि उसके बाद की वैल्यू जो वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, पहली वैल्यू जो वो रिप्रेजेंट कर रही है हैविंग अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यू टू रिप्रेजेंट 0, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रही है, और प्रोसीडिंग वैल्यू टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव नंबर, ठीक है। ईच वैल्यू इज एक्सेस नोटेशन इन एक्सेस ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इन द बाइनरी। ये टू कम्प्लीमेंट की एक इक्विवेलेंट एक्सेस नोटेशन है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैं भी आपको बाद में समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस है। ईच वैल्यू इन एक्सेस नोटेशन इज एक्सेस ऑफ ओरिजिनल वैल्यू इन द बाउंड्री। बाइनरी से थोड़ी सी ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा इसके अंदर होती है एक्सेस नोटेशन, ज़्यादा एक वैल्यू ज़्यादा होती है। 1011 रिप्रेजेंट 11, यानी ये आपको सिंपल एक 11 11 नहीं 11 इन द बाइनरी, बट हेयर इट इज रिप्रेजेंटिंग 3 एक्सेस ऑफ 8, ठीक है। 1011 वैसे बेसिकली जो है वो 11 होती है, लेकिन हम एक्सेस नोटेशन के अंदर 3 करते हैं, ये करेक्ट है, 11 ही है, 11 नहीं है। एक्सेस नोटेशन ऑफ 16 टू रिप्रेजेंट 1000 एज अ 0, एक्सेस यानी 16 तक, जैसे हमने 2 कम्प्लीमेंट 4 बिट तक लिया, 3 तक लिया, मैक्सिमम 16 तक लें तो उसमें इस तरह हम 0 को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक्सेस 4 में हम 100 से हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 को। हाँ, हम नीचे देख लेते हैं कि कैसे इसके अंदर पॉजिटिव और इसमें 7 देखें कैसे रिप्रेजेंट हुआ है। पहली बिट तो उसने वैसे ही रहना है, अगली 3 बिट जो है उसे अगली बिट जो है पॉजिटिव काउंट कर रही है, और 1 जो है वो बेसिकली आपका तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। यहाँ पर 0 को देखें, बाकियों उसमें पहली बिट जो थी वो हाँ 0 में 000 ही होती थी 2 कम्प्लीमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पर एक 1 ऐड हुआ हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंस उसमें और इसमें है एक्सेस नोटेशन के अंदर। उसके अंदर पॉजिटिव के लिए स्टार्ट में 0 था, इसमें 1 है, और उसमें नेगेटिव के लिए स्टार्ट में 1 था, इसमें 0 है। ये भी एक डिफरेंस है उसमें और इसमें, इस नोटेशन के अंदर। अब हमने एक्सेस 4 नोटेशन देख ली, ये सॉरी 8 नोटेशन हमने देखी है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी बिट भी कम होती हैं एज़ कम्पेयर टू उससे, ठीक है। 2 कम्प्लीमेंट से देखें 8 नोटेशन है, यानी 8 बिट नोटेशन है, तो ये 8 बिट नोटेशन देखें वो उसमें हो तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसमें तो 4 डिजिट्स में पूरी हो रही है। अच्छा, इसमें 4 बिट नोटेशन देखें, सबसे पहली वाली डिजिट तो वो 1 है, बाकी वो 1 से 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 से 2 कर रहा है, 101 से 1 कर रहा है, और 0 में फिर 100 ऊपर आपको बताया था। अच्छा, एक्सेस नोटेशन 4 का कंपैरिजन किया जाए, लेट्स सी द डिफरेंस ऑफ बिट रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एक्सेस 4 एंड 2 कम्प्लीमेंट। अब ये इसका दोनों का कंपैरिजन आपको दिखाने लगा कि दोनों में कंपैरिजन किया, ज़रा जूम करके देख लें एक्सेस नोटेशन कि उसके अंदर बाइनरी 7 होता था, डेसिमल बेसिकली 111 7 है, एक्सेस 4 में वो 3 है, 2 कम्प्लीमेंट में वो -1 है, तो थोड़ा उल्टा चलता है उसमें। ये आप उसकी कन्वर्जन देख लें, उसमें उल्टे चल रहा है, डेसिमल में 000 ही होता है, लेकिन एक्सेस 4 में वो -4 है, ठीक है। एक्सेस 4 बेसिकली इक्वल टू 2 कम्प्लीमेंट 3 बिट की है, ठीक है। ये आप देख के ये पेपर में पूछा जा सकता है, बाजू का इसका टेबल बनाने के लिए आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है लेकिन आप इसको याद कर लें। फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन, in the contrast to the storage of integer, the storage of value with the fraction part required that we store not only the pattern of zeros and one representing it by representation but also the positive of radix point. फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन के अंदर सिमिलर वही चीज़ आ गई जैसे हमने ऊपर कहा था
कि हम उसके अंदर सिर्फ 0 1 नहीं दे रहे या रेडियस पॉइंट नहीं दे रहे, हम उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है ना, -3.2 भी हो सकती है ना। तो हमें वो नेगेटिव और पॉजिटिव की बिट भी डालनी है। वो कैसे डालनी है वो हम बताते हैं, तो कैसे वो स्टोर कैसे होती है। द पॉपुलर वे ऑफ डूइंग दिस बेस्ड ऑन साइंटिफिक नोटेशन एंड इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। आपकी फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन आपने ऊपर पढ़ी है। इसमें बाइनरी को कैसे फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन में करते हैं, हम आगे उसमें देखते हैं कि वो कैसे स्टोर होगा। नंबर विद द फ्रैक्शन पार्ट हैविंग अ रेडियस, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टोर द पोजीशन ऑफ रेडियस। वो कह रहा है कि जिसमें रेडियस, जिसमें पॉइंट होगा यानी फ्रैक्शन पार्ट होगा, सो इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टोर द पोजीशन ऑफ रेडियस। सॉरी मैं यहाँ मिस्टेक कर गया था, पोजीशन ऑफ रेडियस है, यानी वो उससे पता ये चलेगा फ्रैक्शन पार्ट से कि इसकी ओरिजिनल उसकी जो वो जहाँ उसने स्टोर होना है उसकी बिट भी आपने यहाँ पर बतानी है। ठीक है, कैसे वो स्टोर होगा आगे आगे पढ़े ज़रा। वन पॉपुलर वे इज फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। हम एक एग्जांपल लेने लगे हैं। अब एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ये नीचे देखें कि पहले सबसे पहले साइन बिट है, ये स्टोर हो रही है जो मेमोरी में जिस तरह स्टोर होती है फ्लोटिंग पॉइंट, वो इस तरह होती है। पहले सबसे पहले साइन बिट, फिर एक्सपोनेंट पार्ट, फिर मेंटीसा। यही उसमें रूल होता है, बस इसके अंदर साइन बिट ऐड होती है। आप जब नॉर्मल मैथमेटिक्स में कर रहे होते हैं उसमें आप साइन लगा देते हो, प्लस का माइनस का, प्लस का लगाते नहीं है, उसको पता होता है कि ये प्लस वैल्यू है, माइनस लगा देते हो। यहाँ पर आपको साइन बिट चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो फर्स्ट यहाँ पर हमने यहाँ पर जो बिट पैटर्न दिया है 0 1 1 0 1 0 1 1, तो बिट पैटर्न वी सी द साइन बिट इज 0, द एक्सपोनेंट जो है ये 1 1 0 है, एंड द मेंटीसा इज 1 0 1 1, यानी इसके बिटवीन में डॉट है। वी डिकोड द बाइट, वी फर्स्ट एक्सट्रैक्ट द मेंटीना एंड मेंटीसा एंड प्लेस द रेडिक्स पॉइंट ऑन इट्स लेफ्ट साइड। हमने सबसे पहले उसको अलग करके उसमें डॉट लगा दिया। ठीक है, हम इस तरह स्टोर करेंगे। आगे चलते हैं कि अब जब इस तरह कर लिया हमने, उसको अलग कर लिया, अब वो ज़ीरो, तो हमारे पास ये साइन बिट है, उसके बाद है 1 1 0। अब 1 1 0 को हम क्या करने लगे हैं देखें ज़रा। वी एक्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ एक्सपोनेंट फील्ड को हमने अलग कर लिया, मेंटीसा को अलग कर लिया। इंटरप्रेट इट एज एन इंटीजर स्टोर यूजिंग 3 बिट एक्सेस मेथड। हमने ये ले लिया है कि ये एक इंटीजर है जो कि एक्सेस नोटेशन 3 बिट एक्सेस नोटेशन के थ्रू किया है, क्योंकि 3 बिट है। थस द पैटर्न इन द एक्सपोनेंट फील्ड इन आर एग्जाम्पल रिप्रेजेंट अ +2। अब ये 1 1 0 जो है वो बेसिकली आपका +2 है यूजिंग एक्सेस नोटेशन के। दिस टेल अस टू मूव द रेडिक्स पॉइंट इन द सोल्यूशन टू राइट बाय 2 बिट। अब हम ये इससे ये पता चलता है, अगर हमें इसका असल में ओरिजिनल साइन पता लगाना है, हम बेसिकली इसका ओरिजिनल साइन पता लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें 2 बिट हमने रोटेट कर दिया है। नेगेटिव एक्सपोनेंट विल बी मीन टू मूव टू द रेडिक्स टू लेफ्ट। उससे क्या हुआ, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो है वो 23/4 होगी। अब हम इसको फर्दर नेक्स्ट वी नोट दैट द साइन बिट इन आर एग्जांपल इज 0। हमारे पास तो 0 थी ऊपर, लेकिन अब वो 10.11 बन गई है। तो इससे हमने द वैल्यू रिप्रेजेंट इज थस नॉन नेगेटिव, अब नॉन नेगेटिव हो गई है वो, पहले तो नेगेटिव थी 0 की वजह से। वी कंक्लूड दैट द बाइट 0 1 1 0 1 1 रिप्रेजेंट 23/4 रिप्रेजेंट करता है, लेकिन द पैटर्न बिटवीन 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 विच इज सेम एज बिफोर एक्सपेक्टेड फॉर साइन बिट, यानी जो पहले थी हमने साइन बिट उसको उल्टाया तो वो 0 की जगह 1 हो गया। द वैल्यू रिप्रेजेंटेड वुड हैव बीन 23/4 होनी चाहिए। यानी वो कहना ये चाहता है कि जब आप इसको स्टोर करोगे, ये बेसिकली स्टोर इस तरह होगी, लिखी वो इसी तरह जाएगी, लिखी वो हम लिखने में वो ऐसे ही लिखी जाएगी, लेकिन जब वो बिट पैटर्न को हमने उसको स्टोर करना है तो वो इस तरह स्टोर होगा। ठीक है, हमने एंड मूव द रेडिक्स पॉइंट, हमने वापस रेडिक्स पॉइंट को मूव किया सिंस द एक्सपोनेंट फील्ड 0 1 1 रिप्रेजेंट -1। हम देयर फॉर कंक्लूड कर सकते हैं कि ये अब 3/8 बन गया। फिर हम एक बार रोटेशन करेंगे, नीचे रोटेशन करते जाएंगे,
तो वो नॉर्मलाइज फॉर्म में आएगा। हमने रोटेशन कर करके उसको 2 बिट रोटेशन कर करके उसको नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके आना है। रिप्रेजेंट दैट द कन्फर्म टू दिस रूल, इस रूल के मुताबिक नॉर्मलाइज फॉर्म में आएगी। तो हाउएवर स्पेशल केस इन फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर स्पेशल केस है। इससे होता यह है कि आप मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन से बच जाते हो, डायरेक्ट आप अपनी एक्यूरेट वैल्यू के ऊपर आए हो। नहीं तो बीच में अगर आप इसको रोटेशन इसकी परफॉर्म नहीं करोगे, उसकी साइन बिट को चेंज नहीं करके स्टोर करोगे, तो वो उसकी जो है वो मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन आ जाएंगी और वो वैल्यू एक्यूरेटली स्टोर नहीं होगी। जब आप उसको, ये इसलिए होता है, ये सारा जो नॉर्मलाइज फॉर्म है ये सिर्फ ये इतना कोई कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ नहीं, इसमें सिर्फ नॉर्मलाइज फॉर्म एक चीज़ है। कि नॉर्मलाइज फॉर्म क्या चीज़ होती है। नॉर्मलाइज फॉर्म में आप इसे स्टोर करते हैं ताकि आपकी जो मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हो रही है ना, जब आपने मूव किया एक डॉट, आपने रेडिक्स पॉइंट को मूव किया, फिर मूव किया, फिर मूव किया, तो वो वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती रही हैं कॉन्स्टेंट। इन द एंड बाज़ औक़ात वो चेंज हो जाती है, लेकिन हमें वो इतनी फॉर्म तक चेंज करनी कि वो नॉर्मलाइज तक आ जाए, उसकी और फॉर्म चेंज ना हो सके। बस ये सिंपल सा पॉइंट है नॉर्मलाइज फॉर्म का। इस वजह से हमारे पास ये ट्रंकेट एरर भी आ जाता है। ट्रंकेट एरर भी आपको मैं बताता हूँ आगे क्या चीज़ है। अच्छा, मॉड्यूल 28 में ट्रंकेट ही है, ट्रंकेट एरर इन फ्लोटिंग पॉइंट में ट्रंकेट एरर आ जाता है। वही फर्स्ट राइट 2⁵ इन बाइनरी में हमने लिख लिया, विच गिव अस 10.0.1 होता है, ठीक है। बट व्हेन वी कॉपी दिस इनटू मेंटिसा फील्ड में हम करेंगे इसको, जब कॉपी करेंगे हमारे पास एक एक्स्ट्रा बिट आ गई। ये ऊपर भी यही प्रॉब्लम आई थी कि जब हमने उसको नॉर्मलाइज फॉर्म के अंदर इसीलिए करना था, तो वो एक एक्स्ट्रा बिट आ जाती है, उसको रिमूव करना होता है। वो एक्स्ट्रा बिट इधर आ गई, एक्स्ट्रा बिट की वजह से वो वैल्यू चेंज हो जाती है, इस वजह हम उसको नॉर्मलाइज में लेके जाते हैं। अब उससे होता क्या है, नॉर्मल ट्रंकेट एरर क्या होता है, इफ़ यू इग्नोर दिस प्रॉब्लम फॉर नाउ एंड कंटिन्यू बाय फिलिंग इट एक्सपोनेंट फील्ड एंड साइन बिट, वी एंड अप विद अ बिट पैटर्न विच रिप्रेजेंट 2⁻1/3 इंस्टेड ऑफ 2⁵5/8। वो गलत, वही नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं लेके आए, वो गलत आ गई। विच हैज़ अकरेंस इज कॉल्ड ट्रंकेट एरर और राउंड ऑफ एरर, मीनिंग दैट अ पार्ट ऑफ द वैल्यू बीइंग स्टोर इज लॉस्ट बिकॉज द मेंटिसा फील्ड इज नॉट लार्ज इनफ। मेंटिसा फील्ड तो इतनी बड़ी नहीं थी, वो वैल्यू जब आपकी एक पूरी नहीं आई, जहाँ तक वो आई उसका तो मतलब ही बदल जाएगा। इसलिए ट्रंकेट एरर बीच में आता है। ट्रंकेट एरर को आपको ये फिगर में रिप्रेजेंट किया है। ओरिजिनल वैल्यू ये है, बेस 2 रिप्रेजेंटेशन उसकी ये है, रॉ बिट ये है, लेकिन वो मेंटेसा में 1010 स्टोर हो सकता है। एक बिट जो है, अब आखिरी वाली जो 1 बिट थी वो तो अब आपकी ड्रॉप हो गई, उसकी वजह से वो आपका 2⁻² जो है वो 1/2 बन गया है, ना कि 2⁻5/8 बना। ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए हमें हम लार्जर मेंटिसा फील्ड ले लेते हैं। 32 बिट तक हम मैक्सिमम हमारे पास है। ये सिर्फ हम 4 बिट और 3 बिट पे थे, ये 3 बिट पे 4 बिट पे थे, सॉरी 4 बिट मेंटिसा हम यूज़ कर रहे थे। अब इनको बिट ही इसका एक तरीका यही है कि हम एक बिट इंक्रीज़ कर दें। ठीक है, 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन हम ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ 4 से। उसमें हमारा मेंटिसा जो है ये पूरा आ जाएगा। जो भी हमारी वैल्यू होगी वो हमारी पूरी आ जाएगी। ठीक है, ये बस इतनी सी बात है। इंटेलिजेंट प्रोसेसिंग ऑफ, उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है, लेट्स सपोज 2⁻1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/8। अगर हम 1/8 एंड अप टू ऐड करते हैं तो वो 2⁻5 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ 10.101 हो जाता है। हमें 4 बिट में तो हम स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके लिए मीन, इसका मतलब ये है कि 1/8 जो हमने उसके अंदर ऐड किया है एक दफ़ा, वो एक ट्रंकेट है। हमने उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना, बिट बढ़ा देनी है। हमने वहाँ सिंपली एक बिट बढ़ा दी है। लेट ऐड फर्स्ट हमने ऐड किया और उसके अंदर 0.01 एक ऐड कर दिया स्टार्ट में। यहाँ पर हमने एक 0.1 ऐड कर दिया। नाउ एडिंग दिस 2⁻1/2, नाउ वी गेट 3/4 मिल गया।
जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, जो उसके बराबर बन गया। ऑर्डर इन इम्पोर्टेंस, adding small quantity together first might give a significant quantity to be added to the larger quantity। इधर जी, अच्छा वो ये कहना चाहता है कि ऑर्डर मैटर करता है। पहले छोटी वैल्यू को हमने उसके अंदर ऐड करना है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी यानी सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट राइट साइड पे, और फिर उसको ऐड करना है लार्जर क्वांटिटी को। 2⁻³ और 4 को हम उसको ऐड करेंगे उसके अंदर, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2⁵/8। ठीक है। अच्छा, अब ये फ्लोटिंग पॉइंट की आपकी सारी जो है कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो चुके हैं। अब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है इधर से कि हम डाटा बिट कैसे कंप्रेस करते हैं। हमने कोई डाटा की कंप्रेशन करनी हो तो वो किस तरह करते हैं। दो तरह के डाटा कंप्रेशन होते हैं, लॉसलेस और लॉसी, यानी लॉस हो जाना बिट का और ना होना। ठीक है। सबसे पहले जो टेक्निक है उसका नाम है रन लेंथ इनकोडिंग, जो कि लॉसलेस मेथड है। इसमें हम करते करते ये हैं, अच्छा इसमें होता ऐसे है कि ये लाइक एक कोई पैराग्राफ है। अब ईच वर्ड जो है उसमें वो 101 से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। हम इसमें एक सीक्वेंस में हम एक कोड लिख लेते हैं कि लाइक उसने एग्जांपल में दिया है कि 253 वंस होंगे, उसके बाद 118 ज़ीरो होंगे, उसके बाद 87 वंस होंगे, जो कि 458 बिट टोटल बनता है। तो हम उसके जितने वंस होंगे हम उस हिसाब से कर लेंगे, लेकिन ये टेक्निक बहुत ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट नहीं है। इसके अंदर लॉस होने के चांसेस होते हैं, ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी है। इन द केस वेयर डाटा बीइंग कंप्रेस कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ द सेम वैल्यू, ये हम यूज़ तब करते हैं जब बड़े लंबे सीक्वेंस होंगे सेम वैल्यू के। लेकिन ये लंबे सीक्वेंस होने की वजह से लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो बाज़ औक़ात अगर अब 253 वंस हैं और फिर 118 ज़ीरोज़ हैं, वो जब डाटा कंप्रेस हो गया और जब वो आपको स्क्रीन पे शो होना है डाटा ने, जब आपने उसको डाटा को खोलना है कि उसके अंदर क्या है, तो वो बाज़ औक़ात जो है वो एक्यूरेट जगह पे 10 नहीं आते। डाटा जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। इसलिए ज़्यादातर हाफमैन कोड यूज़ होते हैं फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट इनकोडिंग में, जो कि 0 1 के नहीं होते। इंग्लिश करेक्टर में हम यूज़ करते हैं, लाइक हम काउंट कर लेते हैं कि ये हाफमैन कोड जैसे एक वर्ड है। इसमें एग्जांपल जो नीचे दी हुई है वो भी इसी चीज़ की, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जैसे हाफमैन कोड है ना, इसमें एच कितनी दफ़ा आया है, कैपिटल एच कितनी दफ़ा आया है, स्मॉल एच कितनी दफ़ा आया है, स्मॉल यू कितनी दफ़ा आया है, स्मॉल एफ, जो आया होगा, लाजमी नहीं कि पूरी ABC, जो सिर्फ आया हुआ है, लाइक ओ कितनी दफ़ा आया है, ई कितनी दफ़ा आया है, ए कितनी दफ़ा आया है, उन सब का हम कोड बना के हाफमैन कोड बना लेते हैं कि ये इतनी दफ़ा आया, ये इतनी दफ़ा आया, ये इतनी दफ़ा आया। बस उसके थ्रू हम उससे जब ये ओपन होता है तो वो ज़्यादातर हाफमैन इनकोडिंग ही मॉडर्न डेज में यूज़ हो रही है। वो हमने खुद नहीं करना था, हमने तो सिर्फ उसको देखना होता है कि ये इतना बिट, इसकी इतने करैक्टर होंगे, इतने, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का कोई इशू नहीं होता, किसी भी ऑर्डर के अंदर आप कर सकते हो इसको। तो ये उसमें बाइनरी में नहीं जाता, आपको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसकी बाद में बतानी होती है उसके कोड के मुताबिक। लाइक अगर ए जो है वो 5 दफ़ा आया है तो उसका बाइनरी कोड क्या होगा, वो उससे हम हाफमैन कोड से हाफमैन ट्री बनाते हैं। ये आपका बस इस यहाँ पर इतना ही कॉन्सेप्ट है कि हाफमैन कोड क्या चीज़ होती है। हाफमैन ट्री आप बाद में इसके फर्दर कोर्सेज में पढ़ेंगे, और इसमें से हाफमैन कोड, हाफमैन ट्री, ये दोनों चीज़ें कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अभी सिर्फ आप ये देख लें कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिपेंडेंट कोड्स। ठीक है, ये बात आपने याद करनी है, ये MCQs में आ जाती है। अच्छा, स्ट्रीम ऑफ इन कुछ केसेस में स्ट्रीम ऑफ डाटा टू बी कंप्रेस कंसिस्टिंग ऑफ यूनिट ईच ऑफ विच डिफर ओनली स्लाइटली फ्रॉम प्रीसीडिंग वन। अब एक और रिलेटिव इनकोडिंग टेक्निक होती है। इसमें ऐसे होता है कि
इसका रिलेटिव इनकोडिंग तो इसका नाम है, इसका बेसिकली डिक्शनरी इनकोडिंग इसको कहते हैं। ये पॉपुलर जो आजकल यूज़ होती है। इसमें ऐसे होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाए जाते हैं, एक ए बनाया, बी बनाया, सी बनाया। जो ए होगा और बी वो आपस में थोड़े मिलते जुलते होंगे, बी और सी आपस में थोड़े थोड़े मिलते जुलते होंगे, दोनों यूनिट्स। तो इस वजह से वो जो है थोड़ी सी कंप्रेशन में ये थोड़ा ड्रॉबैक भी होता है। बाज़ जगह डाटा लॉस हो जाता है कंप्रेशन के दौरान, क्योंकि वो डिक्शनरी अपने अंदर वो उसके अंदर डिक्शनरी होती है, उसने डाटा एक सेट में स्टोर किया होता है कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये, जैसे डिक्शनरी के अंदर होता है मीनिंग स्टोर हुआ होता है। इसी तरह वो हर एक यूनिट के अंदर डिक्शनरी बनी होती है, वो उसने डाटे में स्टोर किया था, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, इसका मतलब है। बी में भी इसी तरह ये होता है, सी में भी इसी तरह, डी में भी, ई में भी, एफ में भी। वो फिर एंड पे जुड़ के आपका जो है वो डाटा अनकम्प्रेस होके आपको शो होता है। तो उस वक्त जब वो अनकम्प्रेस होके शो होता है तो वो लॉस हो जाता है डाटा। होता है खतरा, लेकिन होता नहीं है। इसी वजह से अगर वो डाटा लॉस्ट होना हो तो हम टिपिकल डिक्शनरी जो है वो वर्ड के अंदर 25,000 एंट्री स्टोर कर सकती है। तो हम उसकी रेंज जो है वो 0 से 25 से बढ़ा के हम आइडेंटिफाई बाय हम उसको UTF-8 स्टैंडर्ड में लेके जाते हैं, ताकि ये डिक्शनरी का जो प्रॉब्लम आता है ना, उसको कहते हैं अडाप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग। इसके अंदर आप उसके अंदर इनकोडिंग बढ़ा देते हैं। जैसे इसमें 0 to 25 करेक्टर तक यूनिट में सेव हो सकता था, उसमें यूनिट में बढ़ा देते हैं ताकि हर तरह का इंग्लिश का वर्ड उसके अंदर सेव हो जाए, और जब वो कंप्रेस हो के अनकम्प्रेस हो तो वो कोई इशू ना आए उसमें, यानी इसमें डाटा लॉस ना हो। डाटा लॉस को कम करने के लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं, क्लैरिफाई LZU इनकोडिंग। LZU इनकोडिंग बेसिकली अडाप्टिव डिक्शनरी इनकोडिंग की टेक्निक ही है, ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ी है। इसे इसमें हम देख लेते हैं। उसमें करते ही हैं कि जैसे ये पैटर्न है XYZ, उसके बाद स्पेस, फिर XYZ पे स्पेस। अब करना ये है कि जो X होगा हम उसको 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उससे अगले को 2 से करते हैं, फिर X आ गया, फिर हम 1 कर लेंगे, फिर उसके बाद 3 लिखा है। इसका क्या मतलब है, हमने स्पेस को इक्वल टू 3 कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने 4 लिख लिया, इसका क्या मतलब है, फिर 4 के बाद फिर 3 है, यानी 4 के अंदर हमने 1 2 1 को डाल दिया। ये दोबारा एक वैल्यू रिपीट हो रही है, तो हमने 4 में हमने ये हम लिख रहे हैं 1 2 1, और इस पैटर्न को हम लिख रहे हैं 4। 4 का मतलब है XYZ, फिर 3 का मतलब है स्पेस, फिर XYZ 4, फिर स्पेस, फिर XYZ। इस तरह ये पैटर्न में कन्वर्ट हो गया। जब इसको हम जाके अनकम्प्रेस करेंगे तो ये आराम से बिट पैटर्न जो है वो हमारा ओरिजिनल मैसेज जो है वो कंटिन्यू इन द मैनर वी विल अल्टीमेटली डिकोड द स्ट्रिंग। हम इस तरह उसको डिकोड कर लेंगे सिंपली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम टेक्निक पे आते हैं कि डाटा कंप्रेशन, कंप्रेसिंग इमेज। वो तो हमने ऊपर डाटे को कंप्रेस किया ना कि वर्ड कैसे कंप्रेस होंगे, इमेज कैसे होगा। इमेज के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो शॉर्ट फॉर्मेट और ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट एंड प्रोनाउंस एज ए जेफ बाय जेफ जो है वो ओनली पिक्सल टू 256 पिक्सल तक करता है। ये जेफ है जो सबसे छोटा फॉर्मेट होता है, ठीक है। इसमें LZU टेक्निक इसके अंदर यूज़ होती है, बस आपको ये याद रखना है फॉर MCQs पर्पस, ठीक है। इसके बाद जो सबसे बेहतरीन आप कॉमनली यूज़ भी करते हैं दैट इज़ JPG। JPG फॉर्मेट होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप एंड स्टैंडर्ड नेम विद इन ISO का ये स्टैंडर्ड नेम है। JPG हम यूज़ करते हैं इमेज के फॉर्मेटिंग के लिए। और भी फॉर्मेट यूज़ होते हैं, अभी आपको ये आगे पढ़ाएंगे, बताते हैं आपको। उसमें वैसे बताया था, आपको पता होगा बिट मैप पहले यूज़ होता था ब्लैक एंड वाइट के लिए, फिर JPG आया, फिर PNG फॉर्मेट होता है। ये TIFF है, शॉर्ट फॉर टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। ये JPG से एज़ कम्पेयर टू बेहतर है। JPG baseline standard normally compress color image by a factor of at least 10 and then often such as 30 without noticeable loss of quality। बेसिकली JPG में उसको कंप्रेस करता है लेकिन उसकी क्वालिटी लॉस नहीं होती, इसलिए बेस्ट फॉर्मेट है। TIFF इज़ ए कलेक्शन जो है वो स्टैंडर्ड दैट डज नॉट इंक्लूड अ डाटा कंप्रेशन टेक्निक।
most of which was designed for compressing image of text document in the translating the application. बेसिकली ये आपकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का अगर इमेज होता था ना, उसको कंप्रेस करने के लिए ये यूज़ होता था। ये कलर को कंप्रेस नहीं कर सकता। कलर इमेजेस को कंप्रेस करने के लिए बेहतर, सबसे बेहतर फॉर्मेट जो है वो जेपीजी है। ठीक है, पेपर में आपके पूछा जा सकता है, वो आप इसका जवाब दे सकते हैं। कंप्रेस ऑडियो और वीडियो के लिए सबसे बेहतर जो कंप्रेशन टूल है, कंप्रेशन जो फॉर्मेट है वो एमपीजी है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट, जो आईएसओ से वेरीफाइड है। ठीक है, इसी तरह इसका जो इसमें जो दूसरी चीज़ पूछी जाती है कि द बेस्ट नॉन सिस्टम फॉर कंप्रेसिंग ऑडियो इज़ MP3। AMV भी फॉर्मेट है और भी डिफरेंट है, लेकिन सबसे बेहतरीन MP3 फॉर्मेट है, विच वाज डेवलप विद इन द MPG स्टैंडर्ड के साथ डेवलप हुआ था। द अक्रोमा फॉर MP3 इज़ MPG लेयर 3। ठीक है, इसके अंदर हम एक ये टर्म भी है टेम्परेरी मास्किंग। One such property is that for short period after a loud sound, the human ear cannot detect softer sound that would otherwise be audible। यानी जो ह्यूमन साउंड को अगर बहुत ज़्यादा साउंड आया है, फिर ह्यूमन ईयर के लिए, या फिर बहुत कम आया है, तो उसको बैलेंसिंग आउट कर देता है टेम्परेरी मास्किंग के लिए। एक और टेक्निक है फ्रिक्वेंसी मास्किंग, इज दैट द साउंड वन फ्रिक्वेंसी टेंड टू द मास्क softer sound and at the nearable frequency by taking the advantage of such characteristic। हम उसको एडवांटेज लेते हुए MP3 कैन बी यूज टू obtain a significant compression of audio while maintaining a near CD quality sound। पहले जो है वो CD के ऊपर स्टोर होता था, वो AMV फॉर्मेट के अंदर आपका साउंड उसमें आता था, लेकिन ये उससे बेहतर टेक्निक है MP3, वो ज़्यादा कंप्रेशन कर लेती है, क्योंकि टेम्परेरी मास्किंग और फ्रिक्वेंसी मास्किंग यूज़ होती है। ये भी पूछा जाता है कि किस तरह की दो मास्किंग टेक्निक होती है MP3 के पेपर के अंदर। ये नीचे कुछ MCQs की चीज़ें हैं, जैसा कि MPG एंड MP3 कंप्रेस टेक्निक, वीडियो कैमरा आर एबल टू रिकॉर्ड एज मच एज आवर्स वर्थ ऑफ वीडियो विद इन 128 MB में वो कर लेता है मैक्सिमम। एंड पोर्टेबल म्यूजिक कैन बी स्टोर एज 400 पॉपुलर सॉन्ग इन द सिंगल GB। एक GB के अंदर 400 तक गाने आ सकते हैं MP3 फॉर्मेट के। But in contrast to the goal of compression in other settings, the goal of compression audio and video is not necessary to save the storage space। बेसिकली आपका गोल ऑफ कंप्रेशन ये नहीं होता कि आपने सेव करनी है स्टोरेज को जितनी वो उसके अंदर ही उसको करेगा। से इसका कहने का ये मतलब है कि हमारा कंप्रेशन गोल का मतलब ये नहीं होता कि जो उसका ओरिजिनल साइज़ 3 MB है, अब 128 MB उसने बताया कि 128 MB के अंदर वो करेगा, तो वो उसके अंदर ही करेगा उसको। उसका ये गोल नहीं है कि वो उसको 64 MB पे ले आएगा, नहीं, वो 128 MB के ही करेगा। और 400 पॉपुलर सॉन्ग जो उसकी बात करने की बात, ये मकसद ये है कि वो उसको इटसेल्फ स्पेस 1 GB है। ठीक है, गाने का बाज़ात जो है वो एक जो गाना है वो 5-7 MB का हो सकता है, कोई गाना 3 MB का हो सकता है, तो वो उसके अंदर ही उसको स्टोर करेगा। ये थोड़ा सा इसके अंदर वर्चुअल स्टोरेज के कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये आप बाद में पढ़ेंगे कि कैसे वो स्टोरेज हो रही होती है वहाँ पर, कि यानी आप उसी के अंदर रह के उस स्पेस के अंदर उसने उसको जो स्पेस है, जगह है जहाँ वो पड़ा हुआ है, उसको कंप्रेस किया, ना कि उस फाइलों को कंप्रेस किया। ठीक है, जस्ट एज इम्पोर्टेंट गोल ऑफ obtaining encoding that allow information to be transmitted over today communication system fast enough to provide timely presentation। यानी स्पीड से प्रोवाइड करने के लिए, अच्छी प्रेजेंटेशन दे, जल्दी प्रेजेंट करने के लिए डाटा। और जो आपकी जो स्पीड मैयर होती है साउंड ऑडियो वीडियो के अंदर, वो होती है बिट पर सेकंड BPS में। कॉमन यूनिट इंक्लूड किलोबाइट पर सेकंड KBS में, और MBS में मेगा पर सेकंड इक्वल टू 1 मिलियन BPS, और ये जो KBS है इक्वल टू 1000 है, 1000 BPS के, और GB जो है वो इक्वल टू 1 बिलियन BPS, यानी 1 बिलियन बिट पर सेकंड के बराबर होता है। ये MCQs की चीज़ें हैं। हम वीडियो MPG टेक्निक यूज़ करते हुए वीडियो प्रेजेंटेशन कैन बी सक्सेसफुली रिलेड ओवर कम्युनिकेशन पाथ दैट प्रोवाइड ट्रांसफ़र रेट 40 MB का होता है MPG। ये भी है अदलसा, ये MCQs के अंदर आपके पूछा जाता है और पेपर में ये सवाल आता है
MP3 रिकॉर्डिंग और जनरली ट्रांसफ़र रेट ऑफ 64 KB, ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, MCQs में आती हैं। ये आपने याद कर लेनी है। अच्छा, आगे हम CPU के एक और नए टॉपिक की तरह मॉड्यूल 32 टॉपिक 32 में हम मूव कर गए हैं। कंप्रेशन और वो ख़त्म हो चुका है। इसके अंदर अर्थमेटिक CPU जो है उसके अंदर 2 यूनिट होते हैं, अर्थमेटिक और लॉजिक। अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट ये आपने पढ़ा ही हुआ है। इसके बाद आगे रजिस्टर्स होते हैं, उसमें बीच में बसेस होती हैं और बसेस के बाद मेन मेमोरी होती है। और रजिस्टर जो 2 तरह के होते हैं, सम और रजिस्टर विद इन द रजिस्टर अंटिल यूनिट आर कंसीडर एज जनरल पर्पस होते हैं, अदर जो है वो स्पेशल पर्पस होते हैं। ठीक है, और इससे ऊपर आपने बीच में देखा बस, जो बिट पैटर्न को मेन मेमोरी और रजिस्टर के दरमियान में ट्रांसफ़र कराने के लिए आपकी बस यूज़ होती है। सिंपल, इतना सा ये कॉन्सेप्ट है। अर्थमेटिक स्टार्ट में अर्थमेटिक यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है। ये आपका CPU का बेसिक उन्होंने आपको बताया हुआ है इस टॉपिक के अंदर। आप इसको फर्दर रीड करेंगे, आपको समझ आ जाएगी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नीचे वाली फिगर में मैं जो बात है वो बता देता हूँ। एडिंग वैल्यू स्टोर, गेट वन ऑफ द वैल्यू टू बी एडिड फ्रॉम मेमोरी एंड प्लेस इट इन रजिस्टर। सबसे पहले हमने वैल्यू ली एडिड फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी में से उसको रजिस्टर में स्टोर रख लिया। गेट द अदर वैल्यू टू बी एडिड फ्रॉम द मेमोरी एंड प्लेस इन अनदर रजिस्टर। बेसिकली आपने ऊपर एडिशन पढ़ी थी ना कैसे होती है, लेकिन अब मेमोरी में रजिस्टर को यूज़ करते हुए कंप्यूटर के अंदर कैसे होती है वो आपको बताया जा रहा है कि एक वैल्यू हमने ली मेमोरी से, हमने 2 प्रेस किया, हमने 3 प्रेस किया, वो दोनों एक रजिस्टर में आ गया। एक्टिव द एडिशन सर्किटरी विद इन द रजिस्टर यूज इन स्टेप 1 2 एज एन इनपुट एंड अनदर रजिस्टर डेजिग्नेटेड टू होल्ड द रिजल्ट। अब हमने उसके अंदर एडिशन सर्किटरी, जो आपका एडिशन का सर्किट है उसको हमने एक्टिव करना है रजिस्टर को यूज़ करते हुए स्टेप 1 और 2 में जो हमने ऊपर ऐड किया है, इनपुट दी है उनके ऊपर अप्लाई करने के लिए। और एक और रजिस्टर रिजल्टेंट रजिस्टर लेना है जिसके अंदर वो रिज़ल्ट आएगा। स्टोर द रिज़ल्ट इन मेमोरी, जब वो रिज़ल्ट आएगा उसको मेमोरी में स्टोर करा देगा और स्टॉप करा देगा। सिंपल, बस ये कॉन्सेप्ट आपने देखना है कि रजिस्टर यूज़ होते हैं, उसको जो आप इनपुट देते हो, आप कोई भी इनपुट देते हो उस पर बस जो है वो उसको ट्रांसफ़र करती है मेमोरी में, वो मेमोरी में स्टोर हो जाती है। इसमें हर चीज़ आती है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, कहीं आप क्लिक भी करते हो ना, वो भी क्लिक जाके आपके किसी रजिस्टर में स्टोर होता है। डाटा मैनिपुलेशन स्टोर प्रोग्राम, जी, मॉड्यूल 33 डाटा मैनिपुलेशन स्टोर प्रोग्राम। स्टोर प्रोग्राम पहले जो कंप्यूटर थे ना उनके अंदर ये इशू था कि डाटा स्टोर नहीं होता था, जो आपने रन टाइम पे काम किया वो उसको किया और वो स्टोर नहीं होता था। बाद में एक स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आया कि जो भी आप वक्त रन टाइम पे काम कर रहे हो तो वो कहीं पर स्टोर होना चाहिए। लाइक आप 2+2 करते थे तो वो आपने करके ओके किया पुराने कंप्यूटर में, तो वो कहीं पर स्टोर भी नहीं होगा। एक तो आपकी हार्ड डिस्क है ना, रैम तो होती नहीं थी, तो उसमें स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट नहीं था कि प्रोग्राम कोई वैल्यू उसको कुछ हेल्पफुल वैल्यू चाहिए, इन्वायरमेंट वेरिएबल चाहिए, वो स्टोर हो कहीं पर रखा तो जाए ना, वो कॉन्सेप्ट नहीं था। तो वो कॉन्सेप्ट आया स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट, यानी आप कोई भी वैल्यू, किसी चीज़ की भी वैल्यू आप उसमें स्टोर करा सकते थे रन टाइम। मेन मेमोरी का बेसिकली कॉन्सेप्ट है आपकी रैम का। लाइक आप ये चला रहे हो ब्राउज़र, पहले इस चीज़ का कॉन्सेप्ट उस वक्त तो ब्राउज़र नहीं होते थे, आपके बेसिक कैलकुलेटर्स ही होते थे एडवांस किस्म के, या एडवांस कैलकुलेशन उसके अंदर हो रही होती थी। वो स्टोर नहीं कर पाती थी कोई चीज़ वक्ती तौर पे, रन टाइम के वक्त, चलते वक्त भी कोई चीज़ स्टोर नहीं करती थी। तो ये स्टोर प्रोग्राम का कंसेप्ट ये है कि वो स्टोर अ प्रोग्राम इन मेन मेमोरी में वो स्टोर कर सके, ताकि वो प्रोग्राम जो है वो आपने स्टोर किया, आगे चले, उससे आगे कोई वैल्यू दी है, कोई और आपने करना है, जैसे ब्राउज़र में एक ओपन कर लिया, दूसरा ओपन कर लिया आपने, एक जैसे मैं एक टैब ओपन करता हूँ, ये न्यू ओपन कर लिया, या मैं एक टैब ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ, ये मेमोरी में बंद होने के बाद भी मेन मेमोरी के अंदर पड़ा होगा अनटिल कि ये ब्राउज़र ना बंद हो जाए। ये स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अनटिल ब्राउज़र ना बंद हो जाए, और ब्राउज़र के बंद होने के बाद कंप्यूटर ना बंद हो, वो फिर भी आपका जब ब्राउज़र बंद होगा तो वो मेन मेमोरी में उसकी
वैल्यू पड़ी रहेगी अनटिल आप कंप्यूटर बंद नहीं करते। ठीक है। डाटा मैनिपुलेशन, सीपीयू आर्किटेक्चर की फ़िलासफ़ी हम आगे अब हमने इसका कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट का पढ़ा था। इसके अंदर सिस्क आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली आप यहाँ पर थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेंगे आप, थोड़ा सा ये थ्योरी है। RISC क्या होता है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये बेसिकली यहाँ पर आपने सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी है, यहाँ पर इसमें ज़्यादा वो कोई टॉपिक समझने वाला नहीं है। मॉड्यूल 34 के अंदर सीपीयू आर्किटेक्चर फिलोसफी यानी कैसे वो डेवलप हुआ, इस पहले डेवलप हुआ, किस कंपनी ने किया, ये बेसिक एमसीक्यूज़ की चीज़ें पूछी जाती हैं कि बहुत कम आता है यहाँ से एमसीक्यूज़। अच्छा, डाटा मैनिपुलेशन मशीन इंस्ट्रक्शन कैटेगरी, रिगार्डलेस ऑफ चॉइस बिटवीन, हम कोई भी इसमें से चूज़ करें, हम मशीन इंस्ट्रक्शन कैटेगराइज इनटू 3 ग्रुपिंग। द डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप, जिसने डाटा ट्रांसफ़र करना है, अर्थमेटिक लॉजिक ग्रुप, जिसने उसके ऊपर लॉजिक अप्लाई करनी है, द कंट्रोल ग्रुप, जो कंट्रोल करेगा उसे। अब डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप क्या होता है? डाटा ट्रांसफ़र ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वेस्ट द मूवमेंट ऑफ डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। स्टेप 1, 2 एंड 4 इन फिगर 42 में, हम फिगर 42 कहाँ पर है, यहाँ पर तो दी नहीं हुई, पर मैं आपको बता देता हूँ। वी शुड नॉट दैट यूजिंग टर्म एज ट्रांसफर और मूविंग टू आइडेंटिफाई दिस ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली अ मिशनर। It is rare that the data being transferred is erased from its original location. The process involved in transferring instruction is more like copying a data rather than moving it. यहाँ तक समझ आई आपको बात? वो कह रहा है एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसफ़र करोगे डाटा, लेकिन वो कॉपी हो रहा है, मूव नहीं हो रहा, पहली जगह से सोर्स से डिलीट नहीं होता। Thus the terms such as copy or a clone better describe the action of this group of instruction. Clone यानी उसकी कॉपी है एक तरह की। Which on the subject terminology we should mention that the special term are used. Special term यूज होती है when referring to transfer of data CPU and main memory. CPU और main memory के between में जो data transfer होता है, request to fill in general purpose register with the content of memory cell is commonly referred to as a load instruction. Conversely, a request to transfer content of register to memory cell is called a stock instruction. अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। लोड इंस्ट्रक्शन होती है जो कि जनरल पर्पस रजिस्टर है, कंटेंट ऑफ मेमोरी सेल इज कॉमनली रेफर्ड एज ए लोड इंस्ट्रक्शन। यानी आपकी मेमोरी से रजिस्टर आना लोड इंस्ट्रक्शन है और मेमोरी से रजिस्टर में वापस जाना स्टोर इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 लोड इंस्ट्रक्शन एंड स्टेप 4 इज स्टोर इंस्ट्रक्शन। ठीक है। यानी उसने मेमोरी से, ऊपर मैंने बताया था आपको, मेमोरी से निकल के आपका जो भी आपने डाटा निकाला या डाला, इनपुट किया, वो रजिस्टर के अंदर चला गया मेन मेमोरी से, उधर उस पर ऑपरेशन हुआ, फिर वो स्टोर इंस्ट्रक्शन वापस वो मेमोरी में जाकर स्टोर हो गया। जहाँ से वो आया था, यहाँ से कहीं और रिजल्टेंट मेमोरी में जाना है तो वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। An important group of instruction within the data transfer category consists of a command for communication with the device outside the CPU, main memory, context, printer, keyboard, mouse, display, screen, input output device। बेसिकली कह रहा है कि आपकी जो भी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपने इंस्ट्रक्शन देनी है कंप्यूटर को, आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे उसके मुताबिक वो उसको मेमोरी से उठा के उस रजिस्टर में लोड करने के लिए क्या चीज़ होती है, IO इंस्ट्रक्शन। इसको IO इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। Since these instructions handle input-output activity of the machine, they are called IO instructions and are sometimes considered a category in their own right. अब अच्छा, अर्थमेटिक लॉजिक ग्रुप क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिक group consists of instructions that tell the control unit to request an activity within arithmetic logic unit. Falls into this group. As its name suggests, the arithmetic logic unit is capable of performing operation other than basic arithmetic operation. अब अर्थमेटिक लॉजिक मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, आगे भी इसको फर्दर हमने पढ़ना है। अर्थमेटिक तो आपको पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स की जितनी होती हैं। लॉजिक का मतलब होता है एंड और नॉट एक्स और, जो आपने पीछे भी पढ़ के आए हैं, वो लॉजिक होती है। यानी आपने कोई चीज़ ली, उसके ऊपर अगर वो इनपुट ली है, उसको आपने अदर देन अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, और अप्लाई करना है, नॉट अप्लाई करना है,
वो भी अर्थमेटिक लॉजिक ग्रुप जो है कैटेगरी उसी में होगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल ग्रुप, द कंट्रोल ग्रुप कंसिस्ट ऑफ दोज इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम रेदर देन मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। इसने उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कर देनी है, कंट्रोल बताना है कि किस वक्त एग्जीक्यूशन करनी है, किस वक्त नहीं करनी। यहाँ अगर प्रोग्राम प्रोसेस में है, प्रोसेस अभी तक अर्थमेटिक में, तो वो वेट की स्टेट होगी, या उसको स्टॉप की स्टेट है, या कंप्लीट हो चुका है, उसने एग्जीक्यूशन करनी है उसकी या नहीं करनी। वो कंट्रोल बेसिकली कंट्रोल यूनिट या कंट्रोल ग्रुप में अंदर आपको ये चीज़ पड़ी होती है। डाटा मैनिपुलेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, बेसिकली अब हम आगे इसके टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं। मशीन इंस्ट्रक्शन इज फैच फ्रॉम मेन मेमोरी टू सीपीयू, वो हमें पता है कि हमने करना है। ईच इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड एंड ओबेड, जैसे इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो डिकोड होके दी जाती है, तो आगे दी जाती है उस मुताबिक से। द ऑर्डर इन द इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन द मेमोरी अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय द जंप। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये बाद में आप पढ़ेंगे कि जंप का कॉन्सेप्ट क्या होता है। कि अगर तो वो इंस्ट्रक्शन जो बताई गई हैं और उसने वहाँ पर ही जाना है तो वहाँ पर जाएगा, नहीं तो वो जंप लगा के कहीं और उसको बताया होगा कि वहाँ चला जा। लाइक एक वैल्यू ट्रू होती है, तो ये कहें ट्रू फॉल्स का कॉन्सेप्ट है, अगर तो वो ट्रू हो जाए तो ये ए कर दो, अगर फॉल्स हो जाए तो वो बी कर दो। तो इसी तरह जंप का कॉन्सेप्ट होता है कि वो उधर ट्रू हो गया तो वो उधर जाकर जंप जाके उस पर ए पे चला जाए, ठीक है। अब ये फिगर में बता रहे हैं कि रजिस्टर 0 से 1 प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और एड्रेस और सेल, बीच में बस है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और मेन मेमोरी का कैसे हो रहा होता है कि यानी आपके रजिस्टर में सारी चीज़ें सेव हो रही हैं, मेन मेमोरी से निकल के आ रही हैं, मेन मेमोरी में जा रही हैं। प्रोग्राम काउंटर है या इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है जो भी यूज़ हो रहा है उसके दरमियान में। स्पेशल पर्पस रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्डिंग द इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूट नाउ। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एग्जीक्यूटेड नाउ, यानी जो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रही हैं, वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होते हैं जिनके अंदर ऐसी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हों जो अभी एग्जीक्यूट हो रही हैं। प्रोग्राम काउंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। प्रोग्राम काउंटर के अंदर, पीसी के अंदर, आप उसको आईआर कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में और इसको पीसी बोलते हैं, कि इसके अंदर एड्रेस पड़ा हो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है। सिंपल ये बात है कि प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन की, इसकी डेफिनेशन पेपर में आ जाती है, ये आप देख लें। फैच डिकोड एग्जीक्यूट, ये मशीन का साइकिल होता है। रिट्रीव द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, डिकोड द बिट पैटर्न इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, परफॉर्म द एक्शन रिक्वायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये एक सर्कल से आप ऊपर, यही हम पढ़ते आ रहे हैं बेसिकली, ये सर्कल क्या चीज़ होती है। उसकी एक एग्जांपल दी हुई है हमने, ठीक है, ये आपकी बुक से एग्जांपल उठाई हुई है। यहाँ पर आप ये समझने की कोशिश ना करें कि ये इनकोडेड इंस्ट्रक्शन क्या लिखी हुई है, ये जैसे 15(6)C लिखी हुई है। आपने इसको बस इसको देखना है कि ये क्या चीज़ है, इसका बैकग्राउंड आप किसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। वो सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज, चौथे या 5वें सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं। लोड रजिस्टर 5 रजिस्टर है, लोड रजिस्टर है, उसका नाम है 5 विद द बिट पैटर्न फाउंड इन द मेमोरी सेल एट द एड्रेस 6C पे, ठीक है। बिट पैटर्न फाउंड एट सेल 6C पे। फिर लोड रजिस्टर 6, ठीक है। फिर हमने रजिस्टर 5, लोड रजिस्टर 5 विद द बिट पैटर्न फाउंड, और लोड रजिस्टर 6 विद द बिट पैटर्न फाउंड इन 6D के अंदर जो फाउंड हो रहा है उसमें हमने क्या कर देना है, 5 को स्टोर कराया और 6 को स्टोर कराया, ठीक है। वो रजिस्टर का नाम नहीं है 5 और 6, वो वैल्यूज़ हैं बेसिकली। ऐड द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 5 and 6 as through they were 2 complement representation, 2 complement and leave the result in register 0। अच्छा, 5 और 6 को ऐड करा के हमने रजिस्टर 0 के अंदर स्टोर कराना है। स्टोर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर 0 इन द मेमोरी सेल एट द एड्रेस 6E। अब एड्रेस 6E के ऊपर रजिस्टर 0 के अंदर डाटा को स्टोर करा के, और उसके बाद वो कह रहा है C000 का मतलब है हाल्ट, बंद कर दो।
ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देने का यहाँ पर उसने एक कॉन्सेप्ट दिया, आपने उसके पीछे बिहाइंड मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि नहीं जाना। हम रजिस्टर 5 या रजिस्टर 6 कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस कॉन्सेप्ट को समझना है कि लोड कर रहे हैं हम रजिस्टर के अंदर कोई चीज़, रजिस्टर क्या है क्या नहीं है। वो हमने ऊपर दो बेसिक पढ़ लिए, ये एक है जिसने इंस्ट्रक्शन होल्ड करनी है और एक ने उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की प्रोग्राम काउंटर है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होगी। बस आपने ये चीज़ें दो चीज़ें करके लोड कर ली और उसका रिज़ल्ट आ गया। बैकग्राउंड में उसने बस आपको बता दिया कि मेमोरी 6 ई पे है। 6 ई कहाँ है कैसे है, इस चीज़ को आपने नहीं सोचना। ये आपके पास बाद में आप एक कॉन्सेप्ट इसमें मैंने बताया उस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, उसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। उसने आपको वैसे एक ये दे दिया है कि प्रोग्राम स्टोर इन द मेन मेमोरी बिगिनिंग एट A0 पे बिगिन शुरू हो रहा है। प्रोग्राम काउंटर A0 पे था, उसके बाद A1 है। प्रोग्राम ये उन्होंने बस एक एग्जांपल दी है कि 6E किधर है, A7 पर है। तो A7 पर यानी हम 6E पे स्टोर करा रहे थे ना उसे, तो ये 6E ऐसे पड़ा हुआ है। लेकिन आपको इसको ज़्यादा स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके पेपर में इतना ज़्यादा पूछी जाने वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ ऊपर जो दो कॉन्सेप्ट है वही पूछे जाते हैं। द CPU being each fetch of the machine cycle by extracting the instruction store in main memory at the location। ये वही बात है, जिस मेमोरी पे जो लोकेशन पे एड्रेस पे पड़ा होगा वो उसने फैच करके लेके आना है। सेल 6E में क्या पड़ा हुआ है वो उसका एड्रेस है A7, हमने उसका एड्रेस बताना होता है, उस हिसाब से वो वैल्यू फैच कर आता है। वो यही बात यहाँ लिख रहा है। प्रोग्राम काउंटर जो है उसमें A2 पड़ा होगा, उसके बाद यानी उसमें A2 में जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर यानी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है वो 15C6 है। A0 और A0 और A1 की जो मेमोरी हमने लोड कर ली है, तो इस वजह से 15C6 का उसके अंदर पड़ा हुआ है A0 और A1 में, इसलिए प्रोग्राम काउंटर उससे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे पड़ा है। A0 और A1 जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, कि हमने ऊपर बाद में इसमें बताया कि वो एग्जीक्यूट हो रही है। और A2 प्रोग्राम काउंटर का मतलब होता है, प्रोग्राम काउंटर में क्या पड़ा होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे भी एग्जीक्यूटेड, इससे अगली जो हमने एग्जीक्यूट करनी है। इसी तरह हमने वो जब हमने A2 को कर लिया, A3 को कर लिया, उसके बाद A4 जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह वो चलता जाएगा। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन स्टेप अरिथमेटिक यूनिट परफॉर्म रिक्वायर्स एडिशन। अब वो बारी बारी वो बेसिकली उसकी जो प्रोग्राम हमने ऊपर किया था उसकी वो बता रहा है इंस्ट्रक्शन कि वो 6C और 6D को उसने पकड़ा, उसने उसके ऊपर एडिशन की और 6E के अंदर स्टोर करा दिया। वो कैसे कराया, बारी बारी उसने जो है वो सारी मेमोरी को रीड करता जा रहा है। A0 से A9 तक जाएगा वो, बल्कि A9 तक नहीं जाएगा, A7 तक जाएगा, क्योंकि A7 जो है वो हमारा उसमें 6E जो है वो बेसिकली वो पड़ा हुआ है जहाँ पर इसने एंड होना है, मेमोरी ने स्टोर होना है। ठीक है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पर सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। इसको आपने ज़्यादातर जेन पे मैंने फिर बताया है कि इसको नहीं करना, ये आपका यहाँ पर समझने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ उसका एक ढांचा समझ लें कि आपने उसको कैसे एक लोड हो रहा है दो रजिस्टर में और उसकी एडिशन हो रही है। Bitwise operation: the combining two strings of a bit produce a single output by applying a basic operation to individual। वो आपने ऊपर पहले लेक्चर के अंदर पढ़े थे दूसरे में वीक में कि एंड क्या होता है कि कोई ये एक भी 1 या 0 होगा तो वो 0 ही आएगा, जब तक दोनों 1 नहीं होंगे उसका आंसर 1 नहीं आएगा। इसी तरह हमने और के अंदर पढ़ा था कि कोई एक भी 1 होगा तो वो 1 आ जाएगा। एक्स और के अंदर पढ़ा था कि दोनों वैल्यू अगर सेम होंगी तो 0 आएगा, डिफरेंट होंगी तो 1 आएगा। इसी तरह यहाँ पर बेसिक हम वो कर रहे हैं। The use of AND operation is an example of process called a masking. Hence, one operand called a mask determine which part of other operand will affect the result.
यानी आपका मास बिट होती है ऑपरेशन यूजफुल व्हेन मैनिपुलेटिंग अदर बिट ऑफ बिट मैप। बिट मैप के अंदर ये यूज़ होता है। कहने का मतलब ये है कि इसके क्योंकि उसके अंदर तो आपके पास और गेट में अगर कोई एक वन भी हो तो वन हो जाता है। तो इसमें जो वन ऑपरेंड कॉल्ड मास्क डिटरमाइन विच पार्ट ऑफ अदर ऑपरेंड विल अफेक्ट द रिजल्ट। यानी एक ने दूसरे का साथ मिल के रिजल्ट को अफेक्ट करना उसको मास्क कहते हैं, उसको मास्किंग बोलते हैं। इन द केस ऑफ एंड ऑपरेशन मास्किंग प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट इज पार्सल रेप्लिका ऑफ वन ऑफ ऑपरेंड विच जीरो ऑक्यूपाई नॉन डुप्लीकेट पोजीशन। जीरो जो है नॉन डुप्लीकेट, वन ट्राइवल यूज ऑफ एंड ऑपरेशन इन द कॉन्टेक्ट विल बी मास्क ऑफ ऑल ऑफ द बिट एसोसिएटेड विद द रेड कंपोनेंट ऑफ पिक्सल इन एन इमेज। ये बेसिकली बिट मैप के अंदर यूज होता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट मास्किंग का जो भी वो देना चाह रहा है वो बिट मैप एक इमेज फॉर्मेट है, उसके अंदर यूज़ होता है। ये आपके लिए इतना वो वैसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इसको एग्जांपल को रीड आउट कर सकते हैं। उसने इन एग्जांपल को रीड आउट कर सकते हैं। मेजर यूज ऑफ एक्सओर इज फॉर्मिंग द कंप्लीमेंट ऑफ बिट स्ट्रिंग। बस ये लाइन याद कर लें, द मेजर यूज ऑफ एक्सओर ऑपरेशन इज फॉर्मिंग द कंप्लीमेंट ऑफ बिट स्ट्रिंग। ये पेपर में पूछी जाती है, सवाल पूछा जाता है। द एक्सओर ऑपरेशन कैन बी यूज टू इन्वर्ट ऑल ऑफ द बिट्स ऑफ RGB बिट मैप इमेज। ये भी इमेज ये पूछी जाती है। रिजल्टन इन एन इन्वर्टेड कलर इमेज इन विच द कलर लाइट हैव बीन रिप्लेस बाय द डार्क कलर्ड एंड वाइस वर्सा। तो ये इमेज के अंदर इसलिए यूज़ होता है। और और किस लिए यूज़ होता है यहाँ पर, इसका भी और का भी यूज़ होगा। where AND operation can be used to duplicate a part of bit string while placing 0 in the non-duplicate part, and OR operation can be used to duplicate the part of string while putting ones in the non-duplicate part। तो ये बस इन दोनों का ऑपरेशन जो उन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे दिया है कि एंड जो वो डुप्लीकेट पार्ट ऑफ बिट स्ट्रिंग वाइल प्लेसिंग ज़ीरो इन द नॉन डुप्लीकेट पार्ट नॉन डुप्लीकेट पार्ट में ज़ीरो कर देता है। और इसमें जो है वो यूज टू डुप्लीकेट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग बाय पुटिंग वन इन नॉन डुप्लीकेट पार्ट। और गेट जो है और ऑपरेशन जो है वो नॉन डुप्लीकेट है। ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ये सवाल आ जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है ये, लेकिन बस ये आप बेसिकली आप इसको रिवाइज कर रीड करेंगे या ये इंस्ट्रक्शन जो मैंने आपको बताई हैं 2 लाइन चीज़ याद कर लें, इतना ही काफ़ी होगा इसके लिए। ठीक है, ये हमारा वीक 3 यहाँ पर 38 मॉड्यूल यानी टॉपिक नंबर 38 तक कंप्लीट हो गया है। लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मुझे कमेंट करके बताएं अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो मैं आपको इंडिविजुअली व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करेंगे, मैं आपको वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में वीक 4 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।